हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए पहला चैप्टर जैव प्रक्रम बायोलॉजी में जो ऑल टॉपिक है इसमें वन शॉट वीडियो बनाया गया है। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। और सब वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के अंदर जाइए और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आपको 100% है कि समझ में आएगा पूरा पूरा, बस लास्ट तक बने रहिए। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला होता है आदोजिह्वा, दूसरा होता है आदोहनु, तीसरा होता है कर्णमूल। कर्णमूल ग्रंथि में संक्रमण से कर्णमूल रोग हो जाता है जिसे इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं। लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है तथा लाइसोजाइम जीवाणु का भक्षण करता है। और मनुष्य का यानी स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 38 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखते हैं मनुष्य के दांत गर्त ग्रंथि यानी द्विबार दंती तथा विषम दंती होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि द्विबार दंती यानी 2 बार उगते हैं। एक बार दूध वाले दांत उगते हैं, एक बार परमानेंटली दांत उगते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कृंतक यानी काटने वाला आगे का दोनों दांत, रत्नक यानी उसके बाद वाला जो चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा होता है अग्र चौड़क यानी चबाने वाला पीसने वाला। चौथा होता है चौराड़क यानी चबाने और पीसने का कार्य ये भी करता है। जिसका फार्मूला होता है 21-23 होता है। अगर देखते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में पेप्सिन यानी प्रोटीन पाचक, लाइपेज वसा पाचक तथा रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हमारे जो होता है पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन को पाचक करता है, लाइपेज होता है वसा का पाचक करता है तथा रेनिन होता है एंजाइम पाया जाता है। अब पीत रस क्या होता है? पीत रस यकृत से बनकर पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करने के बाद तथा भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। इसमें से पीत रस निकलता है। मेरी मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज। अगर सब्सक्राइब कर लो तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसका भाग लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है मनुष्य के शरीर की, जिसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है तथा यूरिन बन जाता है। अग्न्याशय रस यानी अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्न्याशय रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से एंजाइम पाते हैं। पहले होते हैं ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, जो होता है प्रोटीन पाचक होता है। दूसरा लाइपेज होता है जो वसा पाचक होता है। तीसरा एमाइलेज होता है जो मंड पाचक होता है। चौथा होता है न्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, न्यूक्लिएज एंजाइम के बाद अग्न्याशय ग्रंथि की लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है। लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागन नामक हार्मोन स्रावण होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डलर ने किया था। प्रोटीन के निर्माण की इकाई अमीनो अम्ल है। यह 20 प्रकार की होती है अमीनो अम्ल। ठीक है। यकृत का कार्य पित्तरस का निर्माण ताकि भोजन का माध्यम क्षारीय हो सके। और दूसरा काम होता है वसा के इमल्सीकरण। यकृत का कार्य क्या होता है? पित्तरस का निर्माण। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय माध्यम का होता है जो भोजन को हमारे क्षारीय बना देता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना काम होता है यकृत का। चौथा काम होता है हिपैरिन का स्रावण करना। पांचवा होता है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना। छठवां होता है विटामिन ए का संश्लेषण करना। विटामिन ए का संश्लेषण करना सबसे महत्व और आवश्यकता के अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना यह भी आवश्यक है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फूंक ने किया था। फूंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने किया था तथा विटामिन मत हाकिन्स तथा फूंक ने प्रस्तुत किया था। विटामिन शब्द का जो होता है प्रयोग मत हाकिन्स तथा फूंक ने प्रस्तुत किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के होता है।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से सूखा, रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है तथा विटामिन के की कमी से हीमोफोलिया, रक्त का जमना नामक रोग हो जाता है। रक्त जमने लगता है विटामिन के की कमी से। शोषण पर चर्चा कर लेते हैं। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत द्वारा भोज्य पदार्थों का विसरित होकर रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की क्रिया में सूक्ष्मांकुर सहायता करते हैं। सूक्ष्मांकुर यानी कि छोटी आंत में एक होते हैं, रसांकुर नामक होते हैं। वर्गीकरण यानी एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थों कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका द्रव्य के ही अंश बनकर उसमें विलीन हो जाते हैं। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं उनके कोशिकाओं में पहुंचकर रक्त के माध्यम से कोशिका में पहुंचकर हमें एनर्जी प्रदान करना ही एसिमिलेशन होता है। कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिका में भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में 38 एटीपी के निर्माण होता है। इसी कोशिका श्वसन में ये क्रिया होती है। आगे देखते हैं। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है यानी कि मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा तीसरा एनएडीपी का पूरा नाम निकोटिनाइमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है। स्वस्थ मनुष्य के फेफड़े की संपूर्ण क्षमता 58 यानी 5800 लीटर होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। मनुष्य के फेफड़े की संपूर्ण क्षमता 5800 लीटर होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसके अंत में ग्लूकोज से पाइरोविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है। पहला है, इस क्रिया में ऑक्सी श्वसन का है उदाहरण। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनॉक्सी श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया में यानी ऑक्सी श्वसन में इस क्रिया में 38 एटीपी बनते हैं। अनॉक्सी में इसमें 2 एटीपी अणु बनते हैं। तीसरा, इस क्रिया में यानी ऑक्सी श्वसन में इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में निकलती है और अनॉक्सी श्वसन में इस क्रिया में CO2 कम मात्रा में निकलती है। चौथा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 673 कैलोरी KCAL ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण में 21 KCl ऊर्जा मुक्त होती है। 2 तरल ऊतकों के नाम बताइए। तो पहला रुधिर है और दूसरा लसिका। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्तदाब को स्फिग्नोनैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी रक्त का धड़कन जो होता है ये होता है 120/80 mmHg होता है। जो का रक्त परिसंचरण होता है 120/80 होता है। मनुष्य के हृदय में 4 वैसम यानी 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यानी मनुष्य का हृदय 4 भागों में बांटा होता है। अंदर से 2 निलय और 2 अलिंद होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, रुधिर मतलब रक्त, अशुद्ध रक्त दाएं निलय में पहुंचकर तथा दाएं निलय से शुद्ध रुधिर यानी शुद्ध रक्त पल्मोनरी यानी फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय छिद्र पर स्थित कपाट को त्रिवलिनी कपाट कहते हैं। यानी दाएं अलिंद और दाएं निलय के जो छिद्र होता है उस पर जो स्थित कपाट होता है उसे त्रिवलिनी कपाट कहते हैं। यह कपाट रक्त को अलिंद से निलय की ओर तो जाने देता है लेकिन वापस अलिंद में नहीं आने देता है। ठीक है। पल्मोनरी यानी फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर तथा पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। यही इसमें फर्क होता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहते हैं। नहीं तो शिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं।
हृदय में केवल हृदय पेशी पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 मरतबा धड़कता है। धमनी और सिरा। धमनी की भित्ति मोटी होती है तथा सिरा की भित्ति पतली होती है। यानी धमनी की गुहा यानी धमनी में जगह सांकरी होता है और सिरा में इसकी गुहा चौड़ी होती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं और सिरा में कपाट होते हैं। जगह जगह पे ऐसे बॉन्ड टाइप बना रहता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, और पल्मोनरी धमनी को छोड़कर पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। रक्त अत्यधिक दबाव के साथ बहता है धमनी में और सिरा में रक्त धीमे धीमे गति से बहता है। रक्त और लसिका में अंतर बताइए। रक्त यह लाल रंग का तरल होता है और लसिका यह रंगहीन होता है। इसमें रंग नहीं होता लसिका में। रक्त लाल रुधिर कणिका और आरसीबी में पाया जाता है और लसिका या लाल रुधिर आरसीबी में नहीं पाया जाता है। रक्त ऑक्सीजन का पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और लसिका में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ काफ़ी मात्रा में नहीं होते, कम मात्रा में पाए जाते हैं लसिका में। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त के कार्य बताइए। ऑक्सीजन का परिवहन करना रक्त का कार्य है। CO2 का परिवहन करना रक्त का कार्य है। यानी जब क्या बोलते शरीर से निकालता है ना, रक्त निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक पदार्थ। पोषक पदार्थों के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। उत्सर्जी पदार्थ यानी हार्मोन का परिवहन करना। शरीर के ताप का नियमन करना। चोट का उपचार करना। हानिकारक जीवाणु का भक्षण करना भी रक्त का कार्य होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। स्तनधारियों में यानी हम लोगों में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन पाई जाती हैं, ऊंट और लामा को छोड़कर। यह श्वेत रुधिर कणिकाओं का भक्षण करती है। लाल रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि जो हड्डी होती है उसके बीच में जो होता है खाली रिक्त स्थान होता है उसमें होता है। रक्त प्लेटलेट्स रुधिर को जमने में सहायता करता है। जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाने में जमता है, मदद करता है हमारा। मनुष्य तथा केंचुओं में बंद प्रकार की रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। यह रुधिर का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% पानी होता है। जब कहीं पे कट पिट जाता है तो प्लेटलेट जम जाता है, रक्त को जमा देता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था तथा रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप AB रुधिर वर्ग स्वग्राही होते हैं। इनमें A तथा B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं किंतु कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। रक्त का थक्का जमने में थ्रम्बिन प्रोटीन एवं कैल्शियम धनायन आवश्यक होते हैं। रुधिर वर्ग O सर्वदाता होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें दोनों A और B प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। हृदय के ऊपर हो गया। हृदय चारों ओर से हृदयवारड़ी यानी पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें हृदय वर्णी पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय को घर्षण से बचाता है। जैसे दौड़ते हैं तो घर्षण नहीं लगता है, हिलता डुलता है, इसलिए पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो को हृदय के घर्षण से बचाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे क्लोरोफिल युक्त जल तथा CO2 लेकर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जल की ऑक्सीकरण से निकलती है। जल की ऑक्सीकरण क्रिया से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये अपने अंदर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों के वायवीय भाग द्वारा जल का वाष्प में बदल जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का ताप सामान्य बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के दर ताप, आर्द्रता, प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर करती है। वाष्पोत्सर्जन की होता है
जो वायवीय भाग द्वारा सब्सक्राइब करो जल पहले। का हाँ वाष्प। जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया। हरित लवक के ग्रेना तथा अप्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसको एलजी से याद कर लो, एल से लाइट, जी से ग्रेना में होती है। एलजी लाइट, एलजी लाइट, एलजी लाइट, यानी कि जो लाइट वाली अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, वो कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और जो अप्रकाशीय होती है वो स्ट्रोमा में होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाले उपकरण को पोटोमीटर कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाले को क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र आ गया। पत्तियों की सतह पर रंध्रों की संख्या औसतन 250 से 300 प्रति वर्ग मीटर होता है। रंध्र का निर्माण एक जोड़ी रक्षक द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्षक कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है तथा हरित लवक पाए जाते हैं। रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है। रक्षक कोशिकाएं का निर्माण करती हैं किसका? रंध्रों का निर्माण करती हैं। रक्षक कोशिकाओं को के स्फीति होने से रंध्र खुल जाते हैं और सलत होने पर बंद हो जाते हैं। रंध्र प्रायः दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र के क्या कार्य हैं? पहला CO2 तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। रंध्र के कार्य हैं। सही है। आगे देखते हैं बिंदु सराव। जल रंध्रों द्वारा कोश रस के बाहर निकलने की क्रिया को बिंदु सराव कहते हैं। जल रंध्र सदैव खुला रहते हैं। यह क्रिया वायुमंडल में अधिक आर्द्रता के कारण होती है। बिंदु सराव क्या होता है? पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे जल निकलना, उन्हें बिंदु सराव कहते हैं। रसारोहण क्या होते हैं? पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कोश रस के ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह क्रिया जाइलम वाहिनियों एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब पानी पेड़ में ऊपर चढ़ता है उस क्रिया को रसारोहण करते हैं। पेड़ में नीचे से पानी ऊपर चढ़ता है ना, गुरुत्वाकर्षण का विपरीत बल लगता है। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने किया था। इसका प्रयोग से पौधों की लंबाई तथा फलों का आकार बढ़ता है। ये पौधों का हार्मोन है। ठीक है। पेड़ पौधों में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। 3-4 टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। जो कोई फल को पकाता है, कोई कुछ को पकाता है। दूसरा आ गया साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य। कोशिका का विभाजन करना तथा पुष्पन प्रारंभ करना तथा अनिषेक फलन को प्रेरित करना। एथिलीन हार्मोन आ गया। देखिए ये भी सब प्लांट हार्मोन है। एथिलीन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह पौधों को पकाने में सहायक है। यह वृद्धि रोधक एवं पत्ती पुष्प फल के विगलन को प्रेरित करता है। ठीक है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में हमारा मदद करता है। ऑक्सिन एक हार्मोन, ये भी हार्मोन है। ऑक्सिन की खोज FW वेंट ने किया था। ऑक्सिन के कार्य निम्नलिखित हैं। शीर्ष प्रभाविता, दूसरा खरपतवार निवारण, तीसरा अनिषेक फलन यानी बीज रहित फल, चौथा विगलन को रोकना। ये ऑक्सिन हार्मोन के कार्य हैं। ये भी प्लांट हार्मोन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल। बाय।